अब हम लोग प्योर रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो प्योर रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग इस प्योर रोलिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। क्लियर है? ठीक। तो जो प्योर रोलिंग शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ यह है कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या स्लीपिंग। ठीक है। तो प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या है? रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या विदाउट स्लीपिंग। क्लियर है? यानी कोई बॉडी रोल करे और वह स्लाइड या स्लीप ना करे तो अब हम यह कहेंगे कि वह बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। क्लियर है? ठीक। तो स्लाइडिंग का मतलब क्या है? स्लाइडिंग का मतलब है रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। क्लियर है? स्लाइडिंग या स्लीपिंग का क्या मतलब होता है कि यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, यदि उन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तब हम यह कहेंगे कि वहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तब हम कहेंगे कि वह बॉडी स्लाइड कर रहा है। क्लियर है? ठीक। यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो तब हम कहेंगे कि वह बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। क्लियर है? तो प्योर रोलिंग मोशन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्योर रोलिंग मोशन के डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। क्लियर है? ठीक। यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो तब हम कहेंगे कि वह बॉडी स्लाइड कर रहा है या स्लीप कर रहा है। क्लियर है? और यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो तब हम यह कहेंगे कि वह बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। क्लियर है? ठीक। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, जैसे रिंग हो गया आपका, डिस्क हो गया आपका, स्फीयर हो गया आपका, चाहे वह सॉलिड हो या हॉलो हो, ठीक है, या सिलेंडर हो गया, ईटीसी। जिस रिजिड बॉडी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर शेप में होता है तो वह रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर सकता है। क्लियर है? ठीक। आइए अब हम लोग प्योर रोलिंग मोशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क का हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है। क्लियर है? और यह डिस्क अपने इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस, जो एक्सिस इस डिस्क के प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। साथ ही साथ इसका यह जो एक्सिस है, यह एक्सिस किसी लीनियर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है? ठीक। और हम लोग यह मान लेते हैं कि यह जो मेरा सरफेस है यह सरफेस रेस्ट में है। क्लियर है? ठीक। तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो मेरा रिजिड बॉडी है, यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर, मान लेते हैं कि यह पॉइंट इस रिजिड बॉडी पर स्थित है और इस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट बोल दिए। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ए पॉइंट बोल देते हैं। साथ ही साथ हम लोग मान लेते हैं कि इस ग्रीन वाला जो मेरा सरफेस है उस सरफेस पर स्थित यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट बी है। तो हम कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी का जो पॉइंट ए है वह सरफेस के पॉइंट बी पर कांटेक्ट में है। क्लियर है? तो चूंकि यह जो मेरा सरफेस है, यह सरफेस किस कंडीशन में है? रेस्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि इस बी पॉइंट का जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? ठीक। हम लोग इस ए पॉइंट के वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस ए पॉइंट को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सिस का जो वेलोसिटी हमने माना है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में माना है और वह कितना माना है? v माना है। यानी कि इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस ए पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी किधर होगा? कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? और वह होगा कितना? इस v के इक्वल होगा। क्लियर? ठीक। अब यदि हम लोग इस रोटेशनल मोशन के कारण, इस ओमेगा के कारण, ठीक है, इस ए पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो
कितना हो जाएगा, इस ओमेगा के कारण इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, r इंटू ओमेगा के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस ए पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होगा, उस नेट वेलोसिटी को यदि हम लोग वी ए बोल दे तो वी ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि यदि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोल मोशन करता हो, यानी कि प्योर रोलिंग मोशन कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। क्लियर है, तो यहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन कौन सा है, सरफेस पर बी पॉइंट है और इस रिजिड बॉडी का क्या कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, यानी कि बी ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी या बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। वी बी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, जीरो है, तो जीरो माइनस वी माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, तो डेट इज इक्वल टू वी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आर ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर, ठीक। यानी कि इस v का वैल्यू आर ओमेगा के इक्वल हो, इस v का वैल्यू कितना हो, आर ओमेगा के इक्वल हो, तभी यह रिजिड बॉडी पर स्थित यह ए पॉइंट और इस सरफेस पर स्थित यह जो बी पॉइंट होगा, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि यह रिजिड बॉडी क्या करेगा, प्योर रोलिंग मोशन करेगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि जब कभी भी कोई भी रिजिड बॉडी यदि प्योर रोल मोशन कर रहा है किस सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जो सरफेस रेस्ट में है, तो उस समय प्योर रोल मोशन करने के लिए एक्सिस का जो वेलोसिटी होना चाहिए वह किसके इक्वल होना चाहिए, आर ओमेगा के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, ठीक। तो यह कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है और यह डिस्क का क्या है, सेंटर ऑफ मास है और इसी से एक्सिस गुजर रहा है। क्लियर है, यह डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है, तथा जो एक्सिस है यह एक्सिस भी किसी लीनियर एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है, ठीक। तो इस पॉइंट को यदि हम लोग ए बोल दे तो ए के पास, तो इस ए पॉइंट के पास इस ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन के कारण इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग ए बोलेंगे, और इस अल्फा के कारण इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू आर बोलेंगे। क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ इस पॉइंट के पास एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए आर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक। ए आर क्या कहलाता है, रेडियल एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से इस सरफेस के पैरेलल इस ए पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उसे यदि हम लोग ए बोल दे तो ए वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस अल्फा आर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है। क्लियर, ठीक। अब हम लोग इस सरफेस, इस ब्लू वाला जो मेरा लाइन है, यानी कि जो सरफेस है, उस सरफेस पर स्थित इस बी पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। तो यह सरफेस हम लोग किस कंडीशन में माने हैं, रेस्ट में माने हैं। क्लियर है, तो इस बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। यदि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोल कर रहा हो, क्या कर रहा हो, प्योर रोल कर रहा हो। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि ए के रेस्पेक्ट में बी का जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल माइनस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ए वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए माइनस आर अल्फा लिख देंगे, माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ए भी कितना है, जीरो है, तो जीरो लिख दिया बराबर जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बराबर आर अल्फा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोल मोशन करेगा तो इस ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, आर अल्फा के इक्वल होना चाहिए।
क्लियर है, ठीक। यदि इस ए का वैल्यू आर अल्फा के इक्वल है तो यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोल करेगा। क्लियर है। यदि ए का वैल्यू आर अल्फा के इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोल मोशन नहीं करेगा। क्लियर है, ठीक। किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किधर, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। साथ ही साथ मान लेते हैं कि यह मेरा क्या है, रिजिड बॉडी है, या हम डिस्क ही मान लेते हैं। क्लियर है। और इस डिस्क का यह क्या है, सेंटर ऑफ मास है। क्लियर, ठीक। यह डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस, जो एक्सिस इस डिस्क के प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है। क्लियर है। साथ ही साथ इसका जो एक्सिस है, यह एक्सिस किसी लीनियर वेलोसिटी वी सी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर है, ठीक। तो हमसे यह बोला गया है कि यदि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोल मोशन कर रही हो तो इस वी सी और इस ओमेगा में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को स्थापित करके बताइए। क्लियर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि इस रिजिड बॉडी पर स्थित यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं। क्लियर है। तो इस ए पॉइंट के पास इस वी सी के कारण इस डायरेक्शन में एक स्पीड वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग वी सी बोलेंगे। क्लियर है, ठीक। और इस ओमेगा के कारण इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा इंटू आर बोलेंगे। मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ इस सरफेस पर स्थित एक पॉइंट बी ले लेते हैं। किस सरफेस पर, इस सरफेस पर स्थित यहाँ पे एक पॉइंट हमने बी लिया, और इस बी का जो वेलोसिटी होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वह किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। उस वेलोसिटी को कितना हमने माना है, भी माना है, तो इस डायरेक्शन में इस बी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह इधर होगा। क्लियर है, ठीक। तो यदि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोल कर रही हो, क्या कर रही हो, प्योर रोलिंग मोशन कर रही हो, तो इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि भी ए माइनस भी बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि भी ए बराबर क्या होना चाहिए, भी बी होना चाहिए। तो भी ए कितना होगा, इस ए पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी कितना हो जाएगा, भी सी माइनस ओमेगा आर मान लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, भी सी माइनस ओमेगा आर लिख देंगे। क्लियर है। इज इक्वल टू भी बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस बी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह कितना है, भी है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हमें रिलेशन मिल गया, यह जो वी सी होगा वह वी सी किसके इक्वल होगा, भी प्लस ओमेगा आर के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि इस सेंटर ऑफ मास का, यानी कि इस एक्सिस का जो लीनियर वेलोसिटी वी सी होना चाहिए वह वी सी किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, भी प्लस ओमेगा आर के इक्वल होना चाहिए। यह जो भी सी होगा, यह भी सी किसके इक्वल होना चाहिए, बोलो, भी दिस भी प्लस ओमेगा इंटू आर के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो इस तरीके से जब कोई भी रिजिड बॉडी अगर प्योर रोल कर रही हो तो उस रिजिड बॉडी के प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस केवल डेफिनेशन याद रखना है कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। क्लियर है, ठीक। बस इसको आपको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक डिस्क है। डिस्क क्या है, एक रिजिड बॉडी है, और यह डिस्क का इस डिस्क का यह क्या है, सेंटर है। क्लियर है। और कोई एक्सिस इस डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रही है और डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। साथ ही साथ यह बोला गया है कि यह डिस्क अपने इस एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। क्लियर है। और इसका यह जो एक्सिस है, यह एक्सिस भी किसी लीनियर वेलोसिटी वी सी के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ यह दिया गया कि यह जो मेरा सरफेस है, यह सरफेस रेस्ट में है। क्लियर, ठीक। और यह जो रिजिड बॉडी है, यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो जब प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो यह जो वी सी होगा, यह वी सी किसके इक्वल हो जाएगा, आर ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, जहाँ आर क्या होगा, इस डिस्क का रेडियस होगा। क्लियर है, ठीक। तो हमसे यह बोला गया है कि इस डिस्क पर स्थित यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को पी बोल दिया गया है, और यह पॉइंट इस वर्टिकल लाइन के साथ, मान लेते हैं कि यह वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पे इस सरफेस के साथ कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा। क्लियर है।
यह जो पी पॉइंट है, यह पी पॉइंट इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो जाता है, थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है। क्लियर है। तो हमसे यह बोला गया है कि इस पी पॉइंट का वेलोसिटी या स्पीड कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो मेरा रिजिड बॉडी है, यह रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट भी कर रहा है, साथ ही साथ एक्सिस जो है कि वह मूव भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो रिजिड बॉडी है वह इस सरफेस पर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है। क्लियर है। और यह कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन किस नेचर का है, प्योर रोलिंग नेचर का है। कैसा है, प्योर रोलिंग नेचर को डिफाइन कर रहा है। क्लियर। ठीक। इस तरीके से यदि हमें इस पी पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस पी पॉइंट के पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और उस वेलोसिटी, वह वेलोसिटी कितना होगा, वी सी के इक्वल होगा। और जो दूसरा वेलोसिटी होगा वह दूसरा वेलोसिटी इस पॉइंट पर टेंजेंट के लॉन्ग होगा, जो किसके कारण होगा, इस ओमेगा के कारण होगा, और वह होगा कितना, ओमेगा इंटू आर होगा। क्लियर है। ठीक। और यह टेंजेंट इस रेडियस पर कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा। क्लियर है। तो हमें इस पॉइंट का क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इस पी पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, यानी कि वीपी वेक्टर को कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो वीपी वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वीपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पहले कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद एंगल कैलकुलेट करके हम लोग वीपी वेक्टर को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक चीज़ बताइए कि ओमेगा आर जो होता है वह किसके इक्वल है, वीसी के इक्वल है। तो इसके जगह पे, इस ओमेगा आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीसी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, यानी कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्लियर है। यानी कि यह और यह दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। इस एंगल को कितना माने हैं, थीटा माने हैं। तो यह एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है। ठीक। जब यह एंगल 90 डिग्री हो गया, यह एंगल थीटा हो गया, तो यह एंगल कितना आ जाएगा, यह एंगल आपको मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यह जो पूरा एंगल हो जाएगा वह हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इस पी पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होगा वह नेट वेलोसिटी इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का यह जो एंगल होगा, इस एंगल को बाइसेक्टर के डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। और यह कि इसको यदि हम लोग वीपी वेक्टर बोल दे तो इस डायरेक्शन में ही इस पी पॉइंट का वेलोसिटी होगा। क्लियर है। ठीक। और यह जो लाइन होगा, यह जो वेक्टर होगा, यह वेक्टर इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर है। तो एक लाइन नोट कर लीजिए, वीपी वेक्टर divides the angle 180 degree minus theta in two equal parts। ठीक है। तो इस वीपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वीपी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर दिस वीसी का स्क्वायर प्लस दिस वीसी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस वीसी इंटू दिस वीसी इंटू दिस वीसी एंड दिस वीसी के बीच का जो एंगल है वह एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो इंटू हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। क्लियर है। ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट अंडर वी सी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2vc स्क्वायर, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। क्लियर है। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 2vc स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2vc स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा हो लिखेंगे। क्लियर है। ठीक। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो बराबर क्या लिख देंगे, रूट अंडर 2vc स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। क्लियर है। तो 2 दूनी 4, यानी कि वीपी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर 4vc स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे।
क्लियर है। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2vc इंटू साइन थीटा बाई 2 मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस P पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वह मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। ठीक। और यह जो Vp होगा, यह वेक्टर इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि यह जो वेक्टर होगा, यह जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वह वेक्टर इस लाइन के साथ कितना एंगल पे इंक्लाइंड होगा, इस एंगल पे इंक्लाइंड होगा। और इस एंगल को यदि हम लोग अल्फा बोल दे तो अल्फा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा एंगल यह कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2 लिख देंगे। क्लियर। यानी अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 मिल जाएगा। क्लियर। ठीक। यानी कि यह जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वह रिजल्टेंट वेक्टर इस लाइन के साथ कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, इतना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, वह मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। ओके, एक एग्जाम्पल से और आपको समझा देते हैं। इस डिस्क का यह सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वह मान लेते हैं 4 मीटर प्रति सेकेंड है। और इस डिस्क का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह मान लेते हैं कि 2 रेडियन प्रति सेकेंड है। क्लियर है। ठीक। और इसका जो रेडियस है, यह रेडियस दिया गया है 2 मीटर दिया गया है। क्लियर है। तो हमसे अब बोला गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट का स्पीड कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। जबकि यह जो एंगल दिया गया है वह एंगल 60 डिग्री दिया गया है। क्लियर है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यह रिजिड बॉडी प्योर रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड है। क्लियर है। और अब हम लोग ओमेगा इंटू आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा हमारे पास कितना है, 2 है। आर कितना हमारे पास, 2 है। यानी कि अभी हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। यानी कि यह जो रिजिड बॉडी है, यह रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। क्लियर है। जब यह रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करेगा तो इस पॉइंट का जो स्पीड होता है, उस स्पीड का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। वो हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2vc साइन थीटा अपॉन 2 कैलकुलेट किया था। क्लियर है। तो 2vc हमारे पास कितना है, 4 है, इंटू साइन थीटा बाई 2। थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री अपॉन 2 डेट इजकल टू 8 इंटू साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। डेट इजकल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड ही मिल जाएगा। अगर डायरेक्शन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस VC के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। ये इधर मेरा कितना स्पीड हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और टेंजेंट के लॉन्ग मेरा जो स्पीड होगा वह कितना हो जाएगा, वह भी 4 मीटर प्रति सेकेंड ही हो जाएगा। और यह जो एंगल होगा, यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल जो मेरा होगा वह कितना हो जाएगा, यह पूरा 60 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो यह 30 डिग्री हो जाएगा और यह 90 डिग्री होगा। यानी कि पूरा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट VP होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, VP वेक्टर। और यह कितना एंगल पे होगा, यह जो एंगल होगा वह किसका क्या हो जाएगा, इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि 60 डिग्री के एंगल पे होगा। क्लियर है। VP जो होगा एट 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। क्लियर है। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड मेथड से इस P पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। यह मेरा क्या था, सेंटर ऑफ मास था, इससे एक्सिस गुजर रहा था, जो एक्सिस इस डिस्क के प्लेन में क्या था, परपेंडिकुलर था। क्लियर है। और इस एक्सिस के अबाउट यह ओमेगा से रोटेट कर रहा था। क्लियर है। ठीक। साथ ही साथ यह जो मेरा एक्सिस था, यह एक्सिस लीनियर वेलोसिटी VC के साथ मूव भी कर रहा था। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है। जहां यह सरफेस जो दिया गया था वह किस कंडीशन में दिया गया था, रेस्ट में दिया गया था। क्लियर है। तो हम लोग मान सकते हैं कि यह जो मेरा रिजिड बॉडी है, यह रिजिड बॉडी इस पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस, जो एक्सिस इस डिस्क के या इस रिजिड बॉडी के प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्लियर है। यदि इस पॉइंट को O बोल दे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू point O which is perpendicular to the plane of disk, the disk
may be assumed to pure rotational motion about this assumed axis. क्लियर है? विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस ओ पॉइंट से कोई एक्सिस गुजर रहा है, जो एक्सिस इस डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन एक्सिक्यूट करने वाले इस रिजिड बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करता हुआ मान लेंगे विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। क्लियर है? ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट का जो स्पीड होगा, यदि इस पॉइंट को P बोल दे तो इस P पॉइंट का जो स्पीड होगा, उस स्पीड को यदि हम लोग VP बोल दे तो VP बराबर हम लोग लिखेंगे दिस OP इंटू ओमेगा लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इस OP को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं और इस एंगल को मान लेते हैं कि यह एंगल मेरा थीटा है। तो यह रेडियस R होगा, यह रेडियस R होगा, तो यह जो मेरा OP मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 2R sin θ/2 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो OP जो मेरा होता है, यह जो मेरा OP होता है वह कितना होता है, 2R sin θ/2 होता है। यह आप जियोमेट्री से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके से डायग्राम है। यह मेरा O है, यह मेरा P है, इसको हम लोग मान लेते हैं सेंटर C। क्लियर है? यह एंगल मेरे पास थीटा है। ठीक है? तो यहाँ से अगर हम लोग यह परपेंडिकुलर ऐसे डाल दे, यह R है, यह R है। क्लियर है? तो यह एंगल जो होगा वह θ/2 हो जाएगा और यह भी जो एंगल होगा वह भी क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो यह जो लेंथ हो जाएगा, यह लेंथ कितना हो जाएगा, R sin θ/2 हो जाएगा और यह जो लेंथ होगा, यह लेंथ भी कितना हो जाएगा, R sin θ/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा वह कितना हो जाएगा, 2R sin θ/2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो इस OP की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, 2R sin θ/2 लिख देंगे। लिख देते हैं 2R sin θ/2 इंटू ओमेगा लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक। और इसको थोड़ा सा सजा के लिखे तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू R ओमेगा साइन θ/2 लिख सकते हैं। और इस R ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यह जो मेरा R ओमेगा होता है वह क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब यह रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो यह जो VC होता है वही किसके इक्वल होता है, R ओमेगा के इक्वल होता है। क्लियर है? तो इस R ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, VC लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 2VC इंटू साइन θ/2 हो जाएगा VP का वैल्यू। तो इस पॉइंट का जो स्पीड होगा वह स्पीड कितना होगा, इतना होगा। इस तरीके से भी इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। ठीक, यदि इस पॉइंट को हम लोग A बोल दे तो A का जो स्पीड होगा वह कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस डायरेक्शन में VC और रोटेशनल मोशन के कारण इस डायरेक्शन में R ओमेगा। क्लियर है? और यह रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो मेरा VC होगा, यह VC किसके इक्वल होगा, R इंटू ओमेगा के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक। तो ये इस R ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VC लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस A पॉइंट का जो स्पीड हो गया वह कितना हो गया, VC माइनस VC हो गया, जो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक। इस पॉइंट का स्पीड कैलकुलेट करके बताइए और इस पॉइंट को हम लोग B बोल देते हैं। तो इस B पॉइंट का जो स्पीड होगा वह कितना हो जाएगा, तो इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस B पॉइंट के पास एक इस डायरेक्शन में स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, VC। और इस ओमेगा के कारण इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा और वह वेलोसिटी कितना हो जाएगा, R इंटू ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो इस B पॉइंट का जो इस नेट स्पीड होगा वह नेट स्पीड को यदि हम लोग VB बोल दे तो VB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, VC प्लस R ओमेगा लिखेंगे। और यह जो R ओमेगा है वह किसके इक्वल है, VC के इक्वल है। तो इस R ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, VC ही लिख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2VC मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम लोग इस पॉइंट से ले करके इस लाइन के अलोंग यहाँ तक आएंगे तो स्पीड जो होगा वह क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क का यह सेंटर ऑफ मास है और कोई एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? यह कोई एक्सिस है
और यह डिस्क अपने इस एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। क्लियर है? ठीक। साथ ही साथ इसका यह जो एक्सिस है, यह एक्सिस किसी लीनियर वेलोसिटी वीसी के साथ मूव भी कर रहा है। तो हम यह कहेंगे कि यह डिस्क जो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्लियर है? ठीक। यदि इस VC का वैल्यू यदि R ओमेगा के इक्वल हो जाए, जहां R क्या है, इस डिस्क का रेडियस है। क्लियर है? तो हम कहेंगे कि यह जो डिस्क होगा, यह डिस्क क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा। क्लियर है? और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यह जो डिस्क है, यह डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा है। क्लियर है? ठीक। तो हमसे यह पूछा गया है कि जब यह डिस्क एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो इसका यह जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो गया होगा। क्लियर है? उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर? ठीक। तो मान लेते हैं कि यह जो डिस्क है, यह डिस्क एक रोटेशन कंप्लीट कर ले रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, वह सेंटर ऑफ मास इतना डिस्प्लेस हो जा रहा है, एस डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो हमें इस एस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दिया गया है कि यह डिस्क क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, यानी कि VC जो होगा, इस डिस्क के जो एक्सिस का जो लीनियर वेलोसिटी है, वह कितना होगा, R ओमेगा के इक्वल होगा। यानी कि VC जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, R ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि VC जो होगा एंड ओमेगा जो होगा वह भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यह बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब VC कांस्टेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि A जो होगा, यानी कि एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा, वह भी जीरो हो जाएगा। जब लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है, एक फुल रोटेशन में S डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो S जो होगा वह क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के इक्वल होगा। जहाँ A क्या है, जीरो है, तो S जो हमें मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, UT के इक्वल मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि U हमें कितना दिया गया, इस सेंटर ऑफ मास का या इस एक्सिस का जो लीनियर स्पीड दिया गया, इनिशियल लीनियर स्पीड दिया गया, वह VC दिया गया है। तो इस U का तो वैल्यू हमें पता है, वह कितना है, VC है। लेकिन हमें अब किसको कैलकुलेट करना होगा, इस T को कैलकुलेट करना होगा। तो T को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो ओमेगा है, यह ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो हम लोग जानते हैं कि टाइम टेकन बाय द डिस्क इन फुल रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है? और टाइम पीरियड को यदि हम लोग कैपिटल T बोल दे तो कैपिटल T बराबर क्या लिखेंगे, 2π/ओमेगा लिखेंगे। क्लियर है? ठीक। तो फुल एक रोटेशन कंप्लीट करने में इस डिस्क को कितना टाइम लगेगा, 2π/ओमेगा टाइम लगेगा। तो इस S बराबर हम लोग, हमारे पास क्या इक्वेशन है, U × T है। ठीक है? तो यह T क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 2π/ओमेगा है। तो इस T की जगह पे तो हम लोग लिख देंगे 2π/ओमेगा। क्लियर है? अब इस U की जगह पे क्या लिखेंगे, इस एक्सिस का जो इनिशियल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वह कितना है, VC है। तो U की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, VC लिख देंगे। क्लियर है? तो S बराबर हमें क्या मिल जाएगा, VC × 2π/ओमेगा मिल जाएगा। और VC किसके इक्वल होगा, R × ओमेगा के इक्वल होगा। तो लिख देते हैं S बराबर क्या लिख देंगे, इस VC की जगह पे क्या लिख देंगे, R × ओमेगा लिख देंगे, × 2π/ओमेगा लिख देंगे। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो S बराबर क्या हो गया, 2π × R हो गया। क्लियर है? ठीक। यानी कि जब यह डिस्क एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो इसका जो यह सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर जो होगा वह कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, वह 2πr डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। इस पॉइंट को यदि हम लोग A बोल दे तो इस A पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो A पॉइंट भी कितना डिस्प्लेस होगा, A पॉइंट भी 2πr ही डिस्प्लेस होगा। क्लियर है? ठीक। यदि हम लोग इस पॉइंट को B बोल दे तो यह B पॉइंट भी एक फुल रोटेशन में कितना डिस्प्लेस होगा, 2πr ही डिस्प्लेस होगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि अगर हम लोग इस पॉइंट को D पॉइंट बोल दे तो यह D पॉइंट भी एक फुल रोटेशन में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, 2πr ही डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि इस डिस्क पर स्थित कोई भी पॉइंट
एक फुल रोटेशन में कितना डिस्प्लेस होता है, 2πr डिस्प्लेस होता है। क्लियर है? ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्क है और इस डिस्क का यह सेंटर ऑफ मास है, कोई एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, डिस्क के प्लेन में परपेंडिकुलर है और यह डिस्क किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ एक्सिस जो है वह भीसी लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रही है। क्लियर है? ठीक, तो हमसे बोला गया कि इस डिस्क पर स्थित यहाँ पे एक पॉइंट ए है। हमसे बोला गया कि इस ए पॉइंट का टोटल डिस्टेंस कितना होगा जब यह डिस्क एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? ठीक, तो यह ए पॉइंट कैसे मूव करेगा उसको समझ लेते हैं। t=0 टाइम पे तो यहाँ पे होगा, किसी दूसरे टाइम पे कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ये पॉइंट, किसी तीसरे टाइम पे कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा और अंतोगत फिर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इसका जो पाथ होगा वह कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और यह जो पाथ होगा इस पाथ को हम लोग बोलेंगे साइक्लोइड। इस पाथ को क्या बोलते हैं? साइक्लोइड बोलते हैं। क्लियर है? और इस पाथ का जो लेंथ होता है, यदि इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर हो तो यह जो लेंथ होता है वह 8r होता है। क्लियर है? इसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पे, मान लेते हैं कि वह कहाँ पहुँच जा रहा है, यहाँ पे पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे किसी टी टाइम पे। यहाँ पे क्या है? t=0 टाइम पे ए पॉइंट यहाँ पे है और किसी टाइम टी पे कहाँ पहुँच जा रहा है? यहाँ पे पहुँच जा रहा है। क्लियर है? तो इस ए पॉइंट का जो इस समय स्पीड होगा वह कितना हो जाएगा? वह होगा va बराबर 2vc साइन θ/2 होगा। तो इनिशियली कहाँ है ए पॉइंट? यहाँ पे है और टी टाइम पे कहाँ पहुँच जा रहा है? यहाँ पे पहुँच जा रहा है, यानी कि कुछ यहाँ पे पहुँच जा रहा है टी टाइम पे। ठीक है, ए पॉइंट कहाँ पहुँच जा रहा है? यहाँ पे पहुँच जा रहा है और इस समय यह कितना एंगल रोटेट कर गया है? यह एंगल रोटेट किया। इस एंगल को यदि हम लोग थीटा बोल दे तो इस पॉइंट का जो स्पीड होता है वह उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2vc इंटू साइन θ/2 से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक, तो एक चीज़ और बताइए, इस थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा जो है वह मेरा क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह जो डिस्क है वह क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। किस सरफेस पे? तो यह जो सरफेस दिया गया वह सरफेस किस कंडीशन में दिया गया है? रेस्ट में दिया गया है। क्लियर है? ठीक, तो यह जो ओमेगा होगा, यह ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? जब ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह ए पॉइंट टी टाइम में कहाँ पहुँच जा रहा है? यहाँ पहुँच जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। यहाँ पे टी कितना है? 0 है और यहाँ पे टी कितना है? टी के इक्वल है। क्लियर है? थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं? ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 2vc साइन ओमेगा t/2 लिख देते हैं। क्लियर है? तो हम लिखेंगे एक लाइन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन dt टाइम। इन dt टाइम कितना होगा? तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ds बराबर क्या जानते हैं? va इंटू dt जानते हैं। क्लियर है? ds बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? va की जगह पर कितना लिखेंगे? इतना लिखेंगे, यानी कि 2vc इंटू साइन ओमेगा t/2 लिख देंगे, इंटू क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे। क्लियर है? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? 2vc साइन ओमेगा t/2 इंटू dt लिखेंगे। इसको अब हम लोग लिमिट डालते हैं। जब टाइम 0 होता है तो यह कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, और जब यहाँ पे पहुँचता है तो टाइम कितना हो जाता है? 2π/ω हो जाता है। एक फुल रोटेशन में जो डिस्क टाइम लेगा वह कितना लेगा? 2π/ω लेगा। क्लियर है? तो टाइम जब 0 होगा तो डिस्टेंस कितना होगा इस ए पॉइंट का? 0। जब टाइम कितना हो जा रहा है? 2π/ω हो जा रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? s हो जा रहा है। क्लियर है? ठीक, तो सॉल्व करते हैं तो यह हमें s मिल जाएगा। इधर यहाँ से vc क्या होता है? कांस्टेंट होता है, या बाहर आ गया 2vc इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t/2 इंटू dt हो जाएगा। कहाँ से? 0 से लेके 2π/ω तक। क्लियर है? 2vc इंटू ठीक साइन ओमेगा t/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा t/2/ω/2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से? 0 से लेकर 2π/ω। क्लियर है? ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, माइनस को भी बाहर निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा -2vc/ω/2 और इधर मिलेगा कॉस ओमेगा टी के जगह पर अपर लिमिट डालेंगे 2π/ω/2 माइनस कॉस
लोअर लिमिट ओमेगा इंटू 0/2। क्लियर है? तो यह ओमेगा से यह ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यह 2 ऊपर चला जाएगा, तो -4VC/ओमेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉस पाई मिलेगा माइनस कॉस 0 मिलेगा। क्लियर है? कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 4VC/ओमेगा -1, तो क्या हो गया, -4VC/ओमेगा इंटू -2, माइनस माइनस यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 8VC/ओमेगा लिख देंगे। ठीक, VC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि यह जो रिजिड बॉडी है, यह रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, यह जो VC होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, R इंटू ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस VC की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, R इंटू ओमेगा लिख देंगे, तो लिख देते हैं 8 इंटू R इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल गया, 8R मिल गया, यानी S बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 8R मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जब यह डिस्क या यह रिजिड बॉडी एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, तो यह जो पॉइंट A होगा, यह A पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, और यह डिस्टेंस कितना होगा, 8R होगा। क्लियर है? ठीक, और यह जो पाथ होगा, यह पाथ क्या कहलाता है, साइक्लोइड कहलाता है, यह पाथ क्या कहलाता है, साइक्लोइड कहलाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक, और लेकिन जब आपसे पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और यह डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2πr होता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 8R होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2πr होगा, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ओके, एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, और इस डिस्क का यह सेंटर ऑफ मास है, कोई एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है, और डिस्क के प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक, और उस एक्सिस के अबाउट यह डिस्क किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ इस डिस्क का यह जो सेंटर है या यह जो एक्सिस है, यह एक्सिस किसी लीनियर वेलोसिटी VC से मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो डिस्क होगा वह कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर है? ठीक, और साथ ही साथ यह दिया गया है कि यह जो VC है, यह VC R ओमेगा के इक्वल है। क्लियर है? जहाँ R इस डिस्क का रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो डिस्क होगा मेरा, वह क्या करेगा, प्योर रोलिंग मोशन करेगा। क्लियर है? ठीक, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, A बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक, और हमसे यह बोला गया है कि यह डिस्क, हमसे यह बोला गया कि जब यह डिस्क इस सरफेस पर प्योर रोल करता है, तो करते हुए जब किसी टाइम t पे यहाँ पे पहुँच जाता है, तो उस इंस्टेंट पे यह जो मेरा पॉइंट है, यह पॉइंट कहीं यहाँ पे पहुँच गया होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन भी मान लेते हैं, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, हम कह सकते हैं कि इस टी टाइम में यह पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, इतना डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर? इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, और एस होगा कितना, VC इंटू टी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर यह प्योर रोल कर रहा है, यह रिजिड बॉडी प्योर रोल कर रहा है, तो VC बराबर क्या होता है, R ओमेगा होता है, तो R चूंकि कांस्टेंट है, तो VC एंड ओमेगा जो होगा वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? जब VC और ओमेगा कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, VC इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अच्छा एक चीज़ और बताइए, ए पॉइंट मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से लेके यह इस एंगल को यदि हम लोग थीटा बोल दे, कितना रोटेट कर गया होगा अपने इनिशियल पोजीशन से, ये एंगल रोटेट किया होगा, तो इस एंगल को यदि हम लोग थीटा बोल दे, तो यह डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, ये रेडियस R है तो R साइन थीटा होगा, और यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस कितना होगा, R कॉस थीटा होगा। क्लियर है? ठीक, तो यह जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से अगर हम लोग इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दे, तो यह जो डिस्टेंस हमें मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस मिलेगा, यह डिस्टेंस हमें कितना मिल जाएगा, R साइन थीटा मिल जाएगा, और यह जो डिस्टेंस हमें मिलेगा, यह डिस्टेंस हमें कितना मिल जाएगा, R माइनस R कॉस थीटा मिल जाएगा। क्लियर है? तो यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y बोल दे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा,
एक्स बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस है वह कितना है हमारे पास वी सी इंटू टी है, वी सी इंटू टी लिख देंगे, माइनस कितना लिख देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आर साइन थीटा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे माइनस आर साइन थीटा लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। यह जो मेरा y होगा यह y किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और यह हमने कैलकुलेट कर लिया, यह हमारे पास कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस कितना है r माइनस आर कॉस थीटा है। तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा मिल जाएगा। क्लियर है? तो बराबर क्या लिख देंगे r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। क्लियर है? इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वह कितना लग रहा है टी लग रहा है, तो डेफिनेटली यह थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या पुट कर देंगे ओमेगा इंटू टी पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे वो आर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी लिख देंगे। क्लियर है? यह हमें वाई का वैल्यू मिल गया। क्लियर? ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा वी सी इंटू टी माइनस आर साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया। क्लियर? ठीक। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमें फाइनली मिल जाएगा वह क्या मिल जाएगा एक्स कॉमा वाई जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे वी सी इंटू टी माइनस आर साइन ओमेगा टी कॉमा y हमें कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, तो लिख देते आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।